Hello guys, all you are welcome to Chemistry World. I am CP sir and today we will discuss about the organic chemistry. हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट को वन बाय वन करके स्टार्ट करेंगे। ये जो यूट्यूब चैनल हमारा है केमिस्ट्री वर्ल्ड, इस केमिस्ट्री वर्ल्ड में आपको सारी चीजें इन डिटेल मिलेगी। कोई भी वीडियो इसमें 2, 4, 5 मिनट का नहीं होगा। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेश टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस में आपको कंप्लीट स्टडी देखने को मिलेगा। इसमें आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी सेगमेंट ऐसा नहीं होगा कि 2, 4, 5 मिनट में मैं आपको बता दूं कि ये शॉर्ट ट्रिक से आप पास हो सकते हो। ऐसा बेटा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है जिससे आप पास हो सकते हो। हर एक चीज को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करने पड़ेगा। प्रॉपर मेहनत से, प्रॉपर गाइडेंस से आप चीजों को कर सकते हो। तो जो भी हम लोग करेंगे साथ में मिलके करेंगे और आई होप कि आपको जो भी समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दोगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास पेन और नोटबुक होना चाहिए, क्योंकि आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है और पेन और नोटबुक होना बहुत ही जरूरी है कि जो भी बातें मैं पढ़ाऊं बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग एक पास हैं और आपको अच्छे से चीजों को समझने के लिए जो भी चीजें आपको समझ में है, जो भी इंपॉर्टेंट बात आपको निकल गया है, उसको आपको क्या करेंगे, नोट करते हुए जाएंगे। पहले आप पेन नोटबुक उठा के नोट करेंगे। तो बिना किसी देर किए हम लोग आज का फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वह है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो बेटा, ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम लोग अच्छे से समझ लें तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझ और पढ़ सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मुझे अच्छे से आती हो या फिर आपको आती हो तो हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, IIT, नीट, बीट्स, एम्स के जो भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें बहुत ही अच्छा मार्क्स हम लोग केमिस्ट्री में क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक और फिजिकल भी जरूरी है, उसके भी वीडियो आपको मिलेंगे। लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से, जीओसी से स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक का जब जीओसी खत्म होगा देन आफ्टर हम लोग आइसोमेरिज्म, आगे और भी टॉपिक्स करेंगे। मैं नोमेनक्लेचर अभी नहीं स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि नोमेनक्लेचर बेसिकली सारे बच्चों को आता है। अगर नहीं भी आएगा तो आप हमें क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, तो मैं फिर आपको नोमेनक्लेचर भी करा दूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको जीओसी कराऊंगा एंड देन आफ्टर जीओसी के बाद मैं आपको आइसोमेरिज्म कराने जाऊंगा। तो देखो, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोस्टली क्या होते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सबसे पहले चीजें आप समझ लो कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, ऑल दोज आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। जैसे अगर मैं बात करूं CH4 की, अगर मैं बात करूं CH3 की, अगर मैं बात करूं एक लंबे चैन की CH3, CH3 की, या फिर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, या फिर मैं बात करूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH की। तो ये जो भी कंपाउंड्स मैं आपको इस बोर्ड पे लिखा हूं, ये सारे के सारे कंपाउंड्स क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ इन कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ऑल दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। तो ये आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं और ये हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आपसे बताया गया तो बोला गया कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और हाइड्रोकार्बन्स के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स जितने हैं हाइड्रोकार्बन के, ऑल दीज आर आल्सो नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे ये CH4 है, इस CH4 से अगर मैं CH3Cl बनाता हूं, यानी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने क्या लगाया, क्लोरीन लगा रखा है यहाँ पे। तो जैसे ही क्लोरीन लगाया तो दीज आर द डेरिवेटिव्स, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ CH4। और CH4 एक हाइड्रोकार्बन है और इस एक हाइड्रोकार्बन से मैंने क्लोरीन लगा के दूसरा कोई कंपाउंड बनाया जिसे हम क्लोरोमीथेन बोलेंगे।
तो क्लोरोमीथेन क्या हो गया, डेरिवेटिव है इसका। तो इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन के जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे उन सबको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो कंप्लीट स्टडी होगा वो सारे हम लोग पढ़ेंगे किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमको जरूरत है, जो हमारे सिलेबस में है। वैसे तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे अगर मैं सुबह उठूं तो हम लोग पेस्ट का यूज करते हैं, तो पेस्ट भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना हुआ है। और शाम को सोते समय जो हम लोग ओडोमॉस यूज करते हैं वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही मिलके बना हुआ है। जो हम लोग फूड लेते हैं वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही है। जो हम लोग क्लॉथ्स वगैरह यूज कर रहे हैं ये सब भी मोस्टली आप सोचो कि आप टोटली डिपेंड हो किस पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ही वाइड, बहुत ही एक ब्रॉड सेंस में हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और जो कुछ भी, वह केवल और केवल बेस होगा हमारे आईआईटी, नीट और सीबीएसई के एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। जितनी हमें जरूरत है उतनी ही हमें पढ़नी है, क्योंकि हमें कंपटीशन निकालना है। तो कंपटीशन निकालने के लिए हमें जितनी जरूरत हो उतने ही क्या करना होगा, पढ़ना होगा, जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमने समझ लिया कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब बात ये आई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड कौन से होते हैं, किस तरह के बॉन्ड्स बनाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स बेसिकली एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो दो या दो से अधिक केमिकल स्पीशीज को एक साथ बांधे रखता है। तो उसमें बॉन्ड्स अलग अलग कैटेगरी में होता है। कुछ आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, मेटेलिक होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। तो इन बॉन्ड्स में जो आयोनिक बॉन्ड्स होता है वो दो आयंस के बीच बनता है। एक प्योर कैटायन होगा और एक प्योर एनायन होगा, और दोनों में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स बोलते हैं। यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो कंप्लीट ट्रांसफर होने की वजह से उसमें कैटायंस और एनायंस बनते हैं, और उन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड्स बोलते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो प्योरली अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी इट मींस कि एक कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा कि जो अपने पूरे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, दूसरे एटम को ट्रांसफर करता हो, या फिर कोई एक ऐसा एलिमेंट उसमें नहीं होगा जो पूरी कंप्लीटली क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करता हो। तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने की वजह से क्या बनेगा, आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और यह कोवेलेंट बॉन्ड सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, मोस्टली मैं बोलूं कि मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स ही पाए जाते हैं। तो यहां मैं जो कुछ भी बातें करने वाला हूं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में बात करने वाला हूं। और याद रखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड इट मींस, एग्जांपल लें आप, क्या होगा यहाँ पे CH4 का अगर मैं एग्जांपल लूं तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हैं, और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। तो हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया और कार्बन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। टोटली ये बॉन्ड बनता है। दिस इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे हम बोलेंगे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। अब ध्यान से समझना है आपको, अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों ही एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें तो क्या बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो एक बॉन्ड बनेगा। दिस इज द सिंगल बॉन्ड, जिसे हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अब देखो, अगर क्या हो कि एक एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन और दूसरा एलिमेंट भी 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों अगर ऐसे शेयर करते हो तो क्या बनता है अपन के पास, डबल बॉन्ड बनता है। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। जैसे देखो इसमें ऐसे ये सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन होगा, और इसके साथ क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यानी अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यह डबल बॉन्ड बनेगा। वैसे ही इस कंडीशन में यहां से हाइड्रोजन, दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन,
यानी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इसने और अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने। तो ऐसे अगर शेयरिंग हो तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो दिस इज द सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो जो कुछ भी मैं बॉन्ड करूंगा, बॉन्ड के बारे में यहाँ पे मैं बात करूंगा, ये सारे के सारे कंडीशंस आपको याद होने चाहिए कि सिंगल बॉन्ड कब बनेगा, डबल बॉन्ड कब बनेगा और ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा। तो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ उतनी ज्यादा जरूरत हमको है नहीं। और मुझे मालूम है कि आप क्लास 10th में इतनी बेसिक बॉन्डिंग आप लोग पढ़े होंगे, तो इसको ध्यान से आपको समझना होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि बॉन्ड क्लीवेज कैसे होता है। यानी अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में पहले बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज होता है। बॉन्ड पहले ब्रेक होता है, और बॉन्ड ब्रेक होके, अब बॉन्ड ब्रेक क्यों होता है, बॉन्ड ब्रेक तभी होगा कि जब जो उसमें स्पेसीज बनेंगे वो उससे ज्यादा क्या होते हो, स्टेबल होते हो। तो उससे ज्यादा स्टेबल जब होगा तभी बॉन्ड्स क्या होंगे, बनेंगे। तो इस बॉन्ड को बनाने के लिए, बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बॉन्ड का क्लीवेज करना होता है। तो हम अगला जो टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो होगा, दिस इज द बॉन्ड क्लीवेज। तो बॉन्ड क्लीवेज को हम लोग समझते हैं कि बॉन्ड फिजन क्या होगा और कैसे होता है। दिस इज द बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन के बारे में हम लोग समझे, या फिर बोले कि बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा। तो बॉन्ड फिजन और बॉन्ड क्लीवेज को समझिए। तो जो बॉन्ड फिजन होता है अपना, ये दो तरीके का होता है। एक को अपन बोलते हैं होमोलिटिक फिजन, एंड दूसरे को अपने को बोलना है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। दो तरह का फिजन होगा यहाँ पे, एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और दूसरा होगा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होगा, इसको समझते हैं पहले। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में ये ऐसा होता है कि जब दो एलिमेंट्स के बीच अगर बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है, दो एलिमेंट्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना है, और उसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नियरली सेम हो, नियरली क्या हो, सेम हो, या फिर बोलूं कि सेम हो, या फिर थोड़ा बहुत क्या हो, डिफरेंस हो। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही कम हो, या फिर उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल ही क्या हो, जीरो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है ऐसा A2, तो A ने ए के साथ क्या किया है, बॉन्ड बना रखा है। अब यहाँ पे क्या होता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया। अब अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ऐसे ब्रेक होगा, ये दोनों ही अपना, दिस इज द A डॉट एंड दिस इज द A डॉट एंड दिस इज द व्हाट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ये अपने स्पीसीज क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो जब ये अनपेयर्ड स्पीसीज अलग होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ये स्पीसीज अलग होता है, तो दिस स्पीसीज आर नोन एज फ्री रेडिकल्स। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलेंगे। यानी जब कभी भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा तो कहां होगा, याद रखना है आपको, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में जब दो एलिमेंट्स के बीच सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो, या फिर उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल भी क्या हो, कम हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट होंगे। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ये डिसोसिएट होगा तो इस रेडिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। अब देखना इस बात को, अब ये फ्री रेडिकल्स जो बनता है इसका हाफ लाइफ बहुत ही माइक्रोसेकंड के लिए होता है। माइक्रोसेकंड, इसका हाफ लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ये माइक्रोसेकंड के लिए होगा, यानी इसका हाफ लाइफ बहुत ही कम है। तो जब इसका हाफ लाइफ बहुत ही कम होगा तो इसकी अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा बेटा, अनस्टेबल। अब कोई भी चीज अगर अनस्टेबल है तो सबसे ज्यादा ये क्या होने वाला है, रिएक्टिव होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ये अनस्टेबल होगा क्योंकि इसका हाफ लाइफ बहुत ही क्या होता है, कम होता है, तो ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने का मतलब ये बहुत ही ज्यादा क्या है, रिएक्टिव होगा। तो इसकी रिएक्टिविटी अगर आपसे बोली जाए तो फ्री रेडिकल्स को याद रखना है आपको कि ये बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं।
हाईली रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ या फिर बोले इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही क्या होती है, कम होती है, मिनिमाइज होती है। अब देखो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगे, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगे, तो आपको याद रखना होगा कि जब कभी भी नॉन पोलर मीडिया हो, जब कभी भी नॉन पोलर मीडिया हो जिसमें पोलैरिटी ना हो उस मीडिया में, जैसे अगर मैं बात करूं CCl4 का, दिस इज द नॉन पोलर मीडिया। तो नॉन पोलर मीडिया जब अगर आपको कहीं दिखाई दे तो नॉन पोलर मीडिया में आपका फ्री रेडिकल स्टेब्लिशमेंट या फिर मैं बोलूं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और जो ये स्पेसीज दिखाई दे रहा है अगर वो गैसियस फेज में हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो या फिर उसके आसपास हो, और अगर स्पेसीज क्या हो गैसियस फेज में हो, तो वहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने का चांस और भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी गैसियस फेज में हो और उसके साथ साथ नॉन पोलर मीडिया हो, तो ये दोनों ही कंडीशन बिल्कुल ही फेवरेबल होते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में। अब देखो एक छोटा सी बात है कि फ्री रेडिकल अगर कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो फ्री रेडिकल्स के थ्रू वो क्या होगा, पूरा मैकेनिज्म जाएगा। तो जब फ्री रेडिकल्स के थ्रू वो पूरा मैकेनिज्म जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कहां कहां पे फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म देखने को मिलता है, कि किन किन जगहों पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको छोटा सा एक ट्रिक भी बताऊंगा जहां से आप क्लियर कर पाओगे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहां से कैसे किन किन कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। देखो आजकल क्या है कि कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में एक दूसरे का हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा हेल्प वाले वर्ड को क्या रखोगे, हाईलाइट करके याद रखोगे। तो अगर मैं बात करता हूं, एक वर्ड है आपके पास, दिस इज द हेल्पर, दिस इज द हेल्पर, ठीक है, HELPR, हेल्पर। ये वर्ड आपको याद रखना है, तो मैं बताता हूं कैसे। एज फॉर हीट, अगर कहीं आपको हीट दिखे, एंड हीट क्या होना चाहिए, एवं 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस से जब हीट कहीं आपको ज्यादा दिखे तो वहां पे आपको समझ लेना है कि फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द हीट। एंड सेकेंड बात जो मैं करने जा रहा हूं, दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी का कैसे काम हो सकता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी का मैकेनिज्म कैसे होगा आपको मैं बता दूं कि अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर केमिस्ट्री में बोलूं कि दो तरह से चीजें यहां पे होंगी। एक तो होता है इलेक्ट्रिक आर्क, एक होगा अपने पास इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क देखो क्या होगा, जैसे जब दो रॉड हो या फिर दो अलग अलग प्लेट हो और दोनों को जब हम एक साथ डायरेक्ट टच में लाते हैं, दोनों को एक साथ हम क्या करते हैं, डायरेक्ट टच में लाते हैं। जस्ट इसको समझो, ये जो आपको ब्लू वाला मार्कर दिख रहा है और ये जो ब्लैक मार्कर है, ये दोनों ही क्या है, अलग अलग रॉड हैं और दोनों ही अपोजिट चार्ज हैं दोनों में। अगर इन दोनों को मैं क्या करूं, एक दूसरे के साथ डायरेक्ट टच करूं तो इस यहाँ पे क्या होता है, स्पार्क होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क। तो इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू भी हम लोग रिएक्शंस कराते हैं। और दूसरा जो फेमस है, आपको बहुत ही मालूम होगा, आप पढ़े भी हो, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस भी बहुत ही फेमस है और इलेक्ट्रोलिसिस से बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, जैसे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, फराडे इलेक्ट्रोलिसिस। तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपको कहीं इलेक्ट्रिक आर्क दिखाई दे या फिर इलेक्ट्रोलिसिस दिखाई दे, अगर किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म में अगर कुछ ऐसा दिखाई दे, तो आप समझ लेना कि वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने वाला है। तो बहुत ही इजी है, इसको आपको समझ लेना है। अब फिर मैं एल की बात करता हूं, तो एल स्टैंड फॉर लाइट। अगर आपको कहीं लाइट दिखाई दे, एल लाइट हो सकता है कि आपका डिफ्यूज्ड भी हो सकता है कि लाइट क्या हो, आपका डायरेक्ट लाइट भी दी जा सकती है, ठीक है ना। तो कहीं भी डिफ्यूज या फिर डायरेक्ट लाइट दे, अगर लाइट का प्रेजेंस है वहां पे, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, डार्क में हो रहा है, तो फिर आप बोलोगे कि वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा ही होगा, ठीक है ना। क्यों, जैसे देखो अपन के पास एक एग्जांपल है कि
CH2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे हैलोजिनेशन होता है, CH3Cl बनता है एंड फिर यहाँ से HCl क्या होता है, जनरेट होता है। तो ये जो ऐसा कहीं अगर आपको साइन दिखाई दे, दिस इज द साइन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताया गया होगा फोटॉन के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। तो ये लाइट के बारे में बात कर रहा है, तो लाइट जहां भी हो तो फिर आप समझोगे कि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। आगे मैं मैकेनिज्म के बारे में भी, रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपको बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। फिर आगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म इन डिटेल देखेंगे कि कैसे यहाँ पे रेडिकल्स जनरेट होते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं फ्री रेडिकल्स में। तो आगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जो देखिए यहाँ पे जो P मैंने लिख रखा है, दिस इज द परऑक्साइड, दिस इज द परऑक्साइड। परऑक्साइड यानी ROOR, जैसे मैंने एक ले लिया, दिस इज द परऑक्साइड, जैसे आपको बता दूं H2O2 जैसे आप लिखते हो, दिस इज आल्सो ए परऑक्साइड। तो ये परऑक्साइड अगर आपको कहीं दिखाई दे, अगर आपको परऑक्साइड अगर आपको कहीं दिखाई देता है, तो वहां भी आपको समझ लेना है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। ये वीडियो 11th के लिए, 12th के लिए और 12th पास तीनों के लिए है। तो जो बच्चे 12th में होंगे या फिर जो बच्चे 12th पास कर लिए हैं, उनको याद होगा ये जो परऑक्साइड का प्रेजेंस है, वहां पे हम लोग रिएक्शन कराते थे एल्कीन का हैलोजिनेशन, या फिर एल्कीन का मैं बोलूं कि एडिशन ऑफ HBr HCl, वहां पे हम लोग जो पढ़ते थे परऑक्साइड के प्रेजेंस में, वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता था। और जब इस परऑक्साइड को हम नहीं लगाते थे, तो वहां पे क्या होता था, आयोनिक मैकेनिज्म होता था, ठीक है ना। तो ये परऑक्साइड का भी यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो परऑक्साइड अगर आपको कहीं दिखाई दे, तो बिल्कुल आपको समझ लेना है कि वहां मैं बात करने वाला हूं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की। एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज द रेडिकल्स, ठीक है ना। तो अगर आपको कहीं रेडिकल्स हो, अगर आपको कहीं रेडिकल्स दिखाई दे रहे हैं उस रिएक्शन में, तो रेडिकल्स जब दिखाई देंगे तो वो बात किसकी करेगा, रेडिकल मैकेनिज्म की बात करेगा ना। अगर आपको कोई रिएक्शन हो रही हो और उस रिएक्शन में आपको रेडिकल्स लगते हो, जैसे पॉलीमर्स वगैरह में क्या होगा, आप रेडिकल इनिशिएशन लगाते हैं, यानी शुरू में ही हम कोई रेडिकल्स डालते हैं, तो वहां से फिर रेडिकल्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। और रेडिकल्स जनरेट होते हैं तो फिर वहां पे चैन इनिशिएशन स्टेज, चैन टर्मिनेशन, चैन प्रोपेगेशन, बहुत सारे स्टेप्स वहां पे देखने को आपको मिलता है। तो अगर ये सारे कंडीशन आपको अगर कहीं दिखाई देते हैं, तो आपको समझ लेना है कि मैं बात किसकी करने वाला हूं, वहां पे मैं बात करने वाला हूं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की। तो मैं फिर से बता देता हूं, इस वर्ड को आपको भूलना नहीं है, दिस इज द हेल्पर, दिस इज द हेल्पर, HELPR। H stand for heat, E stand for electricity, electricity means electric arc or electrolysis, R stand for light, P stand for the peroxide and R stand for the radicals। तो अगर ये चीजें आपको दिखाई देती है कहीं भी, तो बिल्कुल आपको समझ लेना है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्या हो रहा होगा, क्लियर होगा। इस वीडियो को थोड़ा देर के लिए आप रोक के आप क्या करो, इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे इसको स्टार्ट करता हूँ। हेटेरोडिक, देखो आप लिख लेना बेटा। तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ हेटेरोडिक। हेटेरोडिक बॉन्ड फिजन कैसे होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो या फिर स्लाइटली 0 से थोड़ा बहुत अधिक भी हो, तो वहां उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, उन कंडीशन में आपको फ्री रेडिकल मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं हेटेरोलिटिक की, दिस इज द हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में जस्ट सपोज करो कि मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है AB, एक ऐसा कंपाउंड है AB। तो जब AB एक ऐसा कंपाउंड है और यहाँ पे A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, B से, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है B से, तो फिर यहाँ पे अगर बॉन्ड का फिजन हो तो A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नेगेटिव और B पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। ये केस फर्स्ट है आपका। AB कोई कंपाउंड है और A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, B से, तो A पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज एंड B पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर यही AB कंपाउंड ऐसे हो, ठीक है, और यहाँ पे A इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B, A इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B, देन मैं यहाँ पे आपको बताता हूं
कि ए पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड बी पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो दिस इज द कैटायन एनायन, तो दिस इज द कैटायन एंड दिस इज द एनायन। तो ये कैटायन बना अपना और ये फिर एनायन बना। तो उसी तरीके से जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अपने पास है CH3Cl। अब यहाँ पे मैं बॉन्ड फ्यूजन कराता हूं, तो बॉन्ड फ्यूजन में क्या होगा अपने पास, यहाँ पे याद रखो क्लोरीन क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि हेलोजन है, तो हेलोजन आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा, Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा एंड CH3 पे पॉजिटिव चार्ज। यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है किस पे बेटा, कार्बन पे आ रहा है। तो ये जो CH3 पॉजिटिव बन रहा है यानी जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो जब कभी भी ऐसा हो कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे, दिस इज द व्हाट, दिस इज द कार्बोकैटायन, दिस इज द कार्बोकैटायन। तो आप बोलोगे सर जितने भी हैलोजन से ऑक्सीजन है उन सब केसेस में तो कार्बन पे क्या आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही जनरेट हो रहा है, क्योंकि CH3OH में भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, CH3Cl में भी, CH3Br में भी। तो सर कार्बोकैटायन तो मैंने समझ लिया, लेकिन एनायन नहीं समझ पाया। तो एनायन के लिए देखो बेटा, जब हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की मैं अगर बात करूं जैसे CH3MgBr, दिस इज द वेरी फेमस कंपाउंड, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस केस में अगर मैं बॉन्ड को ब्रेक करूं तो ये मैग्नीशियम से कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है, दिस इज द कार्बन एंड दिस इज द मेटल एंड दिस इज नोन एज द ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इस कंडीशन में जब यहां से मैं बॉन्ड क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा, तो मेटल तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इस पे क्या आना है, पॉजिटिव चार्ज आना है, और कार्बन पे क्या आना है, नेगेटिव चार्ज आना है। तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द कार्बन आयन, दिस इज द कार्बन आयन। तो कार्बन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन, और उस पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो क्या बोलेंगे अपन, कार्बन आयन। तो यहां से देखो हेटेरोडेटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड में जो पोलैरिटी आती है उसके वजह से जब यहाँ पे बॉन्ड फ्यूजन होता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या एक्वायर करेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो यहां से कैटायन और एनायन क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। दिस इज द कैटायन एंड एनायन एंड इन टर्म ऑफ कार्बन दिस इज द कार्बोकैटायन एंड कार्बोनायन। तो यहां से कार्बोकैटायन कार्बोनायन क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहाँ पे हमने सिखा दिया फ्री रेडिकल्स कैसे जनरेट होते हैं, कैटायन और एनायन कैसे जनरेट होते हैं। तो एक बात और यहाँ पे समझ लो, तो ये जो आयंस जनरेट हो रहे हैं, तो अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन में अगर आयंस जनरेट हो रहे हैं तो उस आयंस में हम लोग बोलते हैं दिस इज द आयोनिक मैकेनिज्म। जैसे वहां पे मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलता था, वैसे ही मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, आयोनिक मैकेनिज्म बोलूंगा। और एक बेहद इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन अब इतना भी ज्यादा ना हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कि प्योर पॉजिटिव और प्योर नेगेटिव चार्ज हो, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आयनिक बॉन्ड की बात होने लगेगी। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2 से क्या होता है, ज्यादा होता है, हम लोग कंसिडर करते हैं कि जब 2 से क्या हो, अधिक हो, तो उस केस में आपका हेटेरोडेटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। तो इतनी बातें आपको मालूम होना चाहिए। तो अब मैं बात करूंगा, इसके बाद आप पेन और नोटबुक, मैंने बोला था आपको पेन और नोटबुक लेके बैठने के लिए, तो मैं ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे मेरी बात समझ रहे होंगे, तो पेन और नोटबुक से आप बिल्कुल भी क्या करेंगे, नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि वीडियोस को आप लोग रोक के और सारी चीजों को आप लोग क्या करेंगे, नोट करते हुए जाएंगे। ये आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा, क्योंकि कुछ देर बाद जैसे ये क्लास खत्म होगी, जैसे वीडियो खत्म होगा, तो बिल्कुल मूवी की तरह आपको कुछ देर बाद ये क्या होगा, भूल जाने वाला है। इसलिए आप पेन और नोटबुक क्या करेंगे, उठा के और इस चीजों को
ठीक है बेटा, तो हम लोग अब बात करते हैं कैटायंस की। कार्बोकैटायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ है नहीं, बस मजे लेके कंसेप्ट से इसको समझना है और फिर बड़ा ही आसान होने वाला है। इससे एक आध क्वेश्चंस भी IITs में पूछे गए हैं। देखो, तो मैं बात कर रहा हूं आपको कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस का मतलब ये हो गया आपका कार्बोकैटायन। अगर मैं इसकी बात करूं हाइब्रिडाइजेशन का, तो दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब ये हो गया कि ये क्या होने वाला है, दिस इज द प्लेनर। ये आपका प्लेनर होगा, ठीक है ना। और देखो थोड़ा सा और इसको इज्जत ऐसे ले दो, दिस इज द वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ये कार्बोकैटायन होगा। तो कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, प्लेनर होता है, ठीक है। तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो इतनी बातें हमें समझ में आना चाहिए। और ये काम करता है एज ए लुईस बेस, ठीक है। लुईस बेस का मतलब क्या है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो कोई भी अगर इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना चाहे तो ये आसानी से उसे क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये भी बात मैं लिख देता हूं, इट एक्ट्स एज लुईस बेस। देखो ये लुईस बेस का काम भी करेगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात समझ लो आप, कार्बोकैटायन में इससे ज्यादा अभी फिलहाल जानने की कोई जरूरत नहीं है, और डिटेल में जहां भी जानना होगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब देखो, मैं सबसे पहले आपको क्या करता हूं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का एक में पूरा ही ट्रेंड बताता हूं, जो कि आपको नीट एंड सारे जगह पे यूज होगा। और सबसे पहले हम लोग एक ऑर्डर लिख लेते हैं, ऑर्डर को समझ लेते हैं, और फिर उसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं कि कौन ज्यादा स्टेबल है तो क्यों वो ज्यादा स्टेबल है, और कौन कम स्टेबल है तो वह क्यों कम स्टेबल है। तो इसकी स्टेबिलिटी का हम लोग एक बार क्या करते हैं, कंप्लीट एक ऑर्डर देख लेते हैं कुछ कंपाउंड्स का। तो वह ऑर्डर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ध्यान से समझना, और ये ऑर्डर बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। मैं रीजन के साथ भी एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है और क्यों होता है कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और कौन उनसे कम स्टेबल है और उसके पीछे उसका रीजन क्या है। तो रीजन को समझना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या कर देख लेंगे, एक इसका ऑर्डर देख लेते हैं कि कैसे उसका एक्सप्लेनेशन होगा। देखो थोड़ी सी जगह के लिए मैं इसको फिर से साफ करता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोकैटायन है आपका, दिस इज द कार्बोकैटायन, दिस इज द ट्राइसाइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कैटायन, दिस इज द ट्राइसाइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। उसके बाद C, this is the H, this is the बाइसाइक्लोआइन, ठीक है। इसमें 2 रिंग लगे हुए हैं। फिर उसके साथ ऐसे अगर मैं बात करूं CH2 फर्स्ट, दिस इज द CH2, और एक रिंग इसके साथ लगी हुई है। फिर मैं बात करता हूं, ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है आपके लिए, इसको आपको ध्यान से समझना होगा, दिस इज प्रोपाइलियम, दिस इज द प्रोपाइलियम आयन, ठीक है, दिस इज द प्रोपाइलियम आयन। और प्रोपाइलियम आयन से कम स्टेबल होता है, दिस इज द PHC, PH, PH, दिस इज द कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे 3 पीएच ग्रुप यानी C6H5 इससे तीनों तरफ से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा कार्बोकैटायन इससे कम स्टेबल होगा, एंड नियरली जो इसकी स्टेबिलिटी होती है इसके इक्वल होगा। ध्यान से समझो, दिस इज द 3rd डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन, एंड देन इससे कम स्टेबल होता है PHC, PHH। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 2 पीएच मैंने लगा रखा है, ठीक है।
एंड नियरली इसके सिमिलर होता है, दिस इज द RCH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द सेकेंड डिग्री लैलिक कार्बोकैटायन, एंड इससे कम स्टेबल होता है PH CH2 पॉजिटिव, एंड देन इसके नियरली इक्वल होता है CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इससे कम स्टेबल होता है थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज द थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन, थर्ड डिग्री, एंड दिस इज द सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन, एंड दिस इज द फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन, एंड देन मिथाइल कार्बोकैटायन, एंड उसके बाद आता है आपका CH2CH विनाइलिक, एंड इसके बाद सबसे कम आता है अगर कोई भी एरोमेटिक रिंग है उस पर डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ इस बेंजीन का, और इस बेंजीन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो है सबसे लेस स्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको नीट, एम्स, बिट्स, एडवांस लेवल तक आपको काम आएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल ही याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है और क्यों है, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा क्यों होता है, क्यों ट्राइसाइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबल ये क्यों होता है, और ये उससे भी कम स्टेबल क्यों होता है। तो इसके रीजंस को हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम वीडियो को रोक के जरूर नोट कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये कार्बोकैटायन के लिए, और आपको बिल्कुल आना ही चाहिए, ठीक है ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन समझने के लिए। देखो अब इसके रीजंस की बात कर लेते हैं हम। ये देखो, ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये सबसे ज्यादा, दिस इज द मोस्ट स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो अब इसकी स्टेबिलिटी के पीछे इसका रीजन क्या है, इस रीजन को हम लोग समझते हैं कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, ऐसा क्या है इसमें ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। देखो मैं थोड़ा सा बॉन्डिंग की तरफ आपको ले चलूं तो थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में आप समझ लो। बॉन्ड देखो बेटा, एक ऐसा अगर कहीं ओवरलैपिंग होता हो तो दिस इज द एक्सेल ओवरलैपिंग, दिस इज द एक्सेल ओवरलैपिंग, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और एक ओवरलैपिंग ऐसा होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेरा ड्राइंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है फिर भी मैं कोशिश कर लेता हूं, दिस इज द लैटरल ओवरलैपिंग, या फिर बोले साइड वाइज, तो ये पाई बॉन्ड्स बनता है। और एक ऐसा ओवरलैपिंग होता है, ये देखो, ठीक है, तो ये देखो ऐसे ओवरलैप हो रहा है, ये पूरी तरीके से अच्छे से ओवरलैप नहीं हो पा रहा है, तो जिसे हम लोग एंगुलर बॉन्ड बोलेंगे, या फिर जिसे हम लोग बेंट बॉन्ड बोलते हैं, दिस इज द बेंट बॉन्ड, ठीक है। ये आपको पढ़ाया जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में, बेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये बेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना, तो ये बेंट बॉन्ड समझ लेना। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, सिग्मा, एंड देन पाई, एंड सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होती है, और सबसे लिस्ट स्टेबल या फिर बोलूं कि वीक बॉन्ड कौन होगा, तो एंगुलर बॉन्ड या फिर बेंट बॉन्ड होता है। तो ये जो बेंट बॉन्ड है, इस बेंट बॉन्ड का यूज यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, समझो कैसे। यहाँ पे होता क्या है, देखो अच्छे से इसको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। देखो ये अपने पास थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो ये इसका ऐसे, ये वाला ऐसे, फिर ये वाला कहीं कुछ ऐसे, देखो ठीक है ना, अपने पास ये कुछ बना है ऐसे एंगुलर। देखो तो ये वाला जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है,
तो ये सारे के सारे क्या हैं, एंगुलर बॉन्ड के साथ है। अब इस एंगुलर बॉन्ड में एक कार्बन से, ऐसे मैं अगर इधर कर दूं, इस कार्बन से यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, और पॉजिटिव चार्ज के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल है। अब जब ये वैकेंट ऑर्बिटल है और ये जो बेंड बॉन्डिंग का ऑर्बिटल है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, लीस्ट स्टेबल है, अपनी स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा। तो ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। और देखो ध्यान से, होता क्या है कि यह जो कार्बन है उससे ये जो कार्बन ये पॉजिटिव चार्ज का है, ठीक है, और ये कार्बन, ठीक है, ये जो कार्बन है, तो याद रखना है आपको इन कार्बन में, ठीक है ना। तो ये जो बॉन्डिंग है, ये इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आता क्यों है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये रोटेट करता है। ये क्या करता है, रोटेट करता है। तो जब ये रोटेट करेगा तो रोटेट करते समय ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इधर की तरफ, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इस वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ क्या करेगा, आएगा, और ये नियरली 10⁻⁷ मेगाहर्ट्ज पर सेकंड क्या करता है, मूव करता है। अब समझो कितनी स्पीड है। तो उसी तरीके से ये भी रोटेट करेगा, उसी तरीके से ये भी रोटेट करेगा, और उसी तरीके से ये भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो जब ये तीनों ही एक स्पीड से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो बिल्कुल समझो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल ही क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, गेन करेगी, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और दूसरी बात समझो, ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ ऐसे ऐसे ये कार्बन्स लगे हुए, तो ध्यान से समझो, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करके, ये वाला इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है दोनों के बीच, ये शिफ्ट करके इधर जाएगा। तो जब ये इधर जाता है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे मैंने लगा दिया सी, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। मैं हाइड्रोजन को नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, हाइड्रोजन को समझते हो आप, ठीक है। फिर कहीं कुछ ऐसा होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, ठीक है, यानी ये इधर और फिर ये इधर। तो बिल्कुल देखो ये डांस करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जिसे हम लोग डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। दिस इज द डांसिंग रेजोनेंस। तो इस डांसिंग रेजोनेंस की वजह से, इस बेंड बॉन्डिंग की वजह से और इस सिग्मा रोटेशन की वजह से यह जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, यह बिल्कुल ही क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, और इसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये किसी किताब में आप इजिली ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही आसानी से और तरीके से समझ लेना, ठीक है ना। तो आई होप कि आपके स्कूल में नहीं बताया गया होगा, तो फिर यहाँ पे आप क्या कर लो, क्लियर कर लो कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे कि इन स्टेबिलिटीज में क्या रीजंस हैं, ठीक है। अब देखो, अपना ट्रोपैलियम आयन जो है, ट्रोपैलियम आयन क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये अपने पास है ट्रोपैलियम आयन, दिस इज द ट्रोपैलियम आयन, ओके, दिस इज द ट्रोपैलियम, ठीक है। अब अपने पास है पीएच सी पीएच, दिस इज पीएच, ये स्टेबल है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो इसके स्टेबिलिटी में क्या ऑर्डर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझ लो। एक्चुअल में इसमें अगर मैं बात करूं A1 2 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अगर मैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज द एरोमेटिक, दिस इज द एरोमेटिक। ये क्या हुआ, एरोमेटिक। अब बोलोगे सर ये भी तो एरोमेटिक है, आप बोलोगे कि सर ये कार्बन के साथ बेंजीन रिंग लगा हुआ है और ये बेंजीन रिंग भी क्या है, एरोमेटिक है। तो बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, तो ये उससे कम स्टेबल क्यों होता है, स्टेबिलिटी के पीछे रीजन क्या है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि यह रिंग इसके साथ कंजुगेशन में, ठीक है, ये रिंग इसके साथ कंजुगेशन में, ये रिंग इसके साथ कंजुगेशन में, लेकिन यहाँ पे एक रिंग के साथ यह केवल एक बार में ही कंजुगेशन करेगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है जरूर, लेकिन
या इसके एरोमेटिसिटी में कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये इसके एरोमेटिसिटी में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो कि इसका कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होने के लिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होने के लिए यह पॉजिटिव चार्ज होना क्या है, जरूरी है। तो ये क्या है, एक होम चार्ज है, दिस इज द होम चार्ज, और ये क्या है आपका फॉरेन चार्ज है। तो इस फॉरेन चार्ज की वजह से, ठीक है, इस फॉरेन चार्ज की वजह से यह लीस्ट स्टेबल होता है और ये क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो आगे आप लोग और भी इसको हम लोग डिटेल में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा समझ लेना है, यहाँ पे एरोमेटिसिटी होगी और यहाँ पे होम चार्ज होगा। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन में ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो रहा है, पूरी तरीके से डीलोकलाइज हो रहा है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बस एक रिंग के साथ ही डीलोकलाइज हो रहा है, और वहां पे फॉरेन चार्ज की तरह वो क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और डिटेल सॉल्यूशन के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपका एफर्ट, आपका प्यार ही मुझे नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी देगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।